फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो टीजीटी क्वेश्चन पेपर है, जिसमें फिजिक्स और मैथ दोनों आती है, बट हम फिजिक्स के 2022 के सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मे अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो उसके लिए हमें सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे अमीटर और वोल्टामीटर, अगर आपको अमीटर बनाना है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, अमीटर बनाना है तो आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा पूरा। लेकिन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। अगर आपको वोल्टमीटर चाहिए गैल्वेनोमीटर से, तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होगा पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में तो GS अपॉन G प्लस एस, यहाँ पे दोनों सीरीज में तो G प्लस आर आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस काफी स्मॉल होता है और सीरीज रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। और आपको पता होगा एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम एक आइडियल एमीटर की बात करें, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है। अब कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। नेगेटिव तो नहीं होगा रेजिस्टेंस यहाँ पर। और अगर आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो इन्फिनिटी हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सीरीज में लगाया तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन एमीटर, और जबकि हम जो वोल्टमीटर उसकी रेंज को डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, और यही आंसर हमारा करेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 22, अ प्लास्टिक रोड इज रब्ड विद अ क्लॉथ। तो एक प्लास्टिक रोड है जिसको किसी कपड़े के साथ रब किया जा रहा है। द रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जो रोड है इस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया हुआ? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या? प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल की ज्यादा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। व्हाट हैपेंस टू द प्लास्टिक रोड एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन क्लॉथ? देखो क्लॉथ के पास कैसा चार्ज आया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रब करने पर जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही है, तो जो कपड़ा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज ऑन क्लॉथ कैसा होगा? नेगेटिव। और जो रोड होगी वो उसने क्या करा है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है किसकी तरफ से? रोड की तरफ से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लास्टिक रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्लास्टिक रोड गेन तो नहीं किया है। प्लास्टिक रोड लॉसेज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द क्लॉथ इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, जबकि चार्ज ऑन क्लॉथ पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विच स्टेटमेंट अबाउट द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ मास और वेट से रिलेटेड। जो वेट होता है वो होता है मास टाइम जी, mg। ठीक है, मास होता है एक तरह से इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास। जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस। जबकि जो वेट होता है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप पृथ्वी पे सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ या किसी दूसरे प्लेनेट पर जाओ, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेट अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हो सकता है। वेट एक तरह की फोर्स है, जबकि मास क्या है? एक इनर्शिया है, और ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट मास की होती है केजी, और वेट क्योंकि फोर्स है तो उसकी होगी न्यूटन। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, दे आर बोथ अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। देखो, मास का इफेक्ट एक्सेलरेशन पर नहीं डिपेंड करता, जबकि फ्री फॉल में जो वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल में वो 0 हो जाता है, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये तो आंसर सही नहीं है, हमें करेक्ट बताना है, क्योंकि दोनों इफेक्ट नहीं होंगे तो ये आंसर सही नहीं है। मास चेंज नहीं होता है अगर आप उसको फ्री फॉल भी करवा रहे हो, जबकि वेट 0 हो जाता है फ्री फॉल में। दे आर बोथ फोर्सेज, तो दोनों फोर्स तो नहीं है, वेट एक फोर्स है। दे हैव डिफरेंट यूनिट, तो यूनिट तो मैंने बताया कि डिफरेंट है, तो यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय एक्सेलरेशन। वेट m अपॉन g होता है? नहीं, वेट होता है mg। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, टू ऑब्जेक्ट P एंड Q आर प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग लिक्विड। तो पहले एक बीकर बना ही लेते हैं
और इसमें कुछ लिक्विड है, स्टेबिलिटी यहाँ तक लिक्विड है। अब बोला गया है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है P और Q, और बोला गया है कि ऑब्जेक्ट B फ्लोट्स ऑन द लिक्विड सरफेस। तो मान लो ऑब्जेक्ट जो B है वो तो यहाँ पर है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है Q वो सिंक यानी कि डूब जा रहा है Q। पूछा है विच रो फॉर द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट P एंड Q एंड द लिक्विड इज पॉसिबल। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर P फ्लोट कर रहा है, Q सिंक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q होगा, Q की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। दूसरा, ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो P है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। ठीक है, तो अगर इन सब में से हम देखें तो डेंसिटी ऑफ P सबसे कम होगी, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सबसे बाद में कौन आएगा, डेंसिटी ऑफ Q, क्योंकि ये तो सिंक कर रहा है और ये फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट तो वही करेगा जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे कम P, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद Q। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें अगर हम, P की 1.2 है, Q की 0.6 है, तो पहली बात तो Q की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है, P की, Q की और L की। यहाँ पर Q की वैसे सबसे ज्यादा, लेकिन उसके पहले कौन आएगा, लिक्विड, और सबसे कम किसकी होगी, P की। तो यहाँ पर तो सबसे कम P की नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो P की सबसे ज्यादा दे रखी है, तो ले दे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा D, वो जो सही होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो Q की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, P की डेंसिटी यहाँ पर सबसे कम है, और लिक्विड की डेंसिटी इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो डेंसिटी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन मेटल, गैसेज और सेमीकंडक्टर। देखो मेटल में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन तो नहीं होगा। बाकी तीन ऑप्शन बचे हमारे पास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इनमें दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अगर पी टाइप होंगे तो होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे, होल्स कंडक्ट करेंगे। एन टाइप हो गए तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं। यानी सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ सेमीकंडक्टर में होल्स दे रखा है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, और यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है तो वो भी गलत हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। कभी कभी अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है ना, तो जो गलत ऑप्शन है उनको हटा दो। अब समझते हैं, मैंने बताया मेटल पे इलेक्ट्रॉन होगा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है। और गैसेस में इलेक्ट्रॉन और आयंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन की, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो पूछा नेट फोर्स कितनी होगी। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो उनका जो नेट होगा वो किसी एक वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 10 न्यूटन ही आएगा। मैं समझा देता हूँ डिटेल में क्यों। आपको पता होगा अगर दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अगर जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब मैं दोनों को क्या मान रहा हूँ, फोर्स मान रहा हूँ, जो कि गिवन भी यहाँ पर जो थीटा है वो कितना गिवन है, 120 डिग्री। अगर कोस 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोस वैसे -1/2 होती है, 90 + 30 करके, जो कि आएगा साइन 30 डिग्री, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस, मतलब कोस 120 की वैल्यू -1/2 ही होती है। यहाँ पर पुट करते हैं, रिजल्टेंट जो आएगा इट विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वल है तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 f का स्क्वायर -1/2, तो ये तो 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, जो कि कितना बचेगा, रूट f स्क्वायर, या फिर ये कितना आ जाएगा f। तो मैंने वही बताया था आपको, जो रिजल्टेंट है वो उसी f के बराबर आ जाएगी, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 10 न्यूटन ही आएगा। मैं रिपीट करता हूँ अपने स्टेटमेंट, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं
और दोनों 120 डिग्री पर अलाइंड है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, जो कि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसलिए तो यहाँ पर 10 आंसर आएगा। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? आपको पता होगा म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, चाहे साइन आई ले लो आर ले लो, खुद डायमेंशनलेस है तो म्यू भी तो डायमेंशनलेस होगा, तो करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी और प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। व्हेन एन एटम अंडरगोज बीटा डीके तो एटॉमिक नंबर का क्या होगा? देखो बीटा डीके अगर बोला गया तो समझो बीटा नेगेटिव डीके है वो। इसको लिखते कैसे हैं? बीटा नेगेटिव को वैसे ऐसे डिनोट किया जाता है बीटा डीके। इसकी जो रिएक्शन होती है, मान लो कोई एलिमेंट है जेड है, वो कन्वर्ट हुआ और जब बीटा डीके हो रहा होगा तो -1 यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक तरह का बीटा पार्टिकल बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, डोटर न्यूक्लियाई वाई। अब देखो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया तो ए ही रहेगा, जबकि यहाँ पर जैसे एक कम हो गया तो यहाँ पर हमें Z+1 लिखना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो इसका मतलब बीटा नेगेटिव डीके है तो एक इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो जो आंसर होगा वो होगा 28 का इंक्रीज बाय 1, यानी कि ऑप्शन 2। वैसे एक बीटा पॉजिटिव डीके भी होता है, लेकिन वो स्पेशली बोलता है कि बीटा पॉजिटिव डीके। अगर कुछ नहीं बोला तो समझो बीटा नेगेटिव डीके ही लेकर के चलना है। बीटा पॉजिटिव डीके में ये होता कि इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन निकलता और एंटी न्यूट्रिनो की जगह न्यूट्रिनो, और यहाँ पर जो एलिमेंट होता है ए तो सेम रहेगा, यहाँ पर Z-1 हो जाता है। बट बीटा डीके है तो सिर्फ हमें इसी को अज्यूम करके चलना होगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 तो मोमेंटम क्या होगा? देखो फोर्स 0 है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब फोर्स 0 इसका मतलब dp अपॉन dt कितना? 0। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो हम कह सकते हैं जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरह से कोई प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस तरह से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जा रहा है हॉरिजॉन्टली। अब आपको पता है ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे ग्राउंड की तरफ आ जाएगा, अर्थ का सरफेस के नियर, ये वैसे तो। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका क्या होगा? देखो दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ। अब जो ग्रेविटी इस पर लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो ग्रेविटी क्योंकि एक तरह का एक्सेलरेशन होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा G इक्वल, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि जो ग्रेविटी लग रही है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है ना, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो आपको पता है A इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। एक्सेलरेशन 0 तो v कांस्टेंट, जैसे इससे पहले वाले कंसेप्ट मैंने बताया था, कोई चीज का फिजिकल अगर कोई क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछते हैं तो वो इंक्रीज करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इंक्रीज होता। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना सेम काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली उनको रेस्ट पर लाया जा रहा है बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या होगा इनमें से बताना है। देखिए इसमें पहले मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बता देता हूँ क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। सिंस फाइनली दोनों की, मैं ये कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी होगी? 0। तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो इक्वल होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, दोनों ही केस में, चाहे वो कार हो या ट्रक हो। अब वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। दोनों ही केस में फोर्स इक्वल है, तो जो डिस्टेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और फोर्स भी सेम है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स का रेशियो होगा। सिंस काइनेटिक एनर्जी फोर्स दोनों ही कार और ट्रक के लिए इक्वल है, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल रहेगा, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करके रुकेंगी। सो बोथ विल कम टू रेस्ट इन द सेम डिस्टेंस, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। 32, अ हीटर बॉइल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन 15 मिनट,
Another heater boils same amount of water in 10 minutes. तो time taken boil same amount of water when both are used in parallel. देखो ये क्वेश्चन एस्टेट में भी आया हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। वैसे डिटेल में करेंगे तो आप एस्टेट की वीडियो देख लेना, और डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा। अगर इस तरह की कंडीशन है कि दो हीटर की टाइमिंग दे रखी है T1 T2, तो जो इक्विवेलेंट टाइम होगा जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो जाएगा T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो मैं क्या करूँ, लेट इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 10 और दोनों को नीचे ऐड कर दो 15 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन में 25, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 मिनट। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, टू कार्नोट इंजन X एंड Y आर ऑपरेटिंग इन सीरीज। तो मान लो लेट यहाँ पर X है और यहाँ पर Y इनको सीरीज में यूज कर रहे हैं। द इंजन X रिसीव हीट एट, तो ये हीट रिसीव कर रहा है जो इसका टेम्परेचर है 1200 केल्विन पर, एंड रिजेक्ट टू अ रिजर्वर एट टेम्परेचर T। मान लो यहाँ पर कोई रिजर्वर है जिसका टेम्परेचर T, तो इसने उस कुछ हीट को जो बचेगी वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया T टेम्परेचर पर। फिर जो सेकंड इंजन है Y, वो जितनी हीट उसने रिसीव करी होगी T टेम्परेचर पर, अब वहां से वो हीट को ले रहा है और रिजेक्ट कर रहा है एक दूसरा हीट रिजर्वर है 300 केल्विन पर। तो पूछा है कि टेम्परेचर T कितना, मतलब ये दो कॉमन टेम्परेचर है T, वो कितना होगा अगर कंडीशन है कि एफिशिएंसी दोनों की सेम है। तो हमें कंडीशन है कि ईटा एक्स ईटा वाई के इक्वल है। अब किसी भी इंजन की कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इसकी सोर्स रही होगी x की, और ये सिंक है किसका, x का, ठीक है। और जो सिंक है x का वो y के लिए सोर्स का काम करेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है सिंक ऑफ y। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोनों के लिए। देखो ईटा ऑफ x के लिए ये सोर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो ईटा x कितना हो जाएगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कि T है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि 1200 है। फिर ईटा y कितना होगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो सिंक y के लिए 300 केल्विन पर है और उसका जो सोर्स है वो उसमें कहां से ले रहा है, T से ले रहा है। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। T निकालना है हमें कॉमन टेम्परेचर। सो ईटा x क्योंकि ईटा y के इक्वल है तो 1 माइनस T अपॉन में 1200 इक्वल होगा 1 माइनस 3 अपॉन 300 अपॉन में T के। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दो स्टेप में करके दिखाएंगे इसको। तो ये आ जाएगा T अपॉन में 1200 अपॉन में 300 और T क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T स्क्वायर इक्वल टू आएगा 12×36 36 और 4 जीरो। इसका अंडर रूट लोगे तो वो आएगा 600 केल्विन। तो जेट टेम्परेचर T है वो 600 केल्विन के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ। तो देखो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों में कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस के। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली डिपेंड करेगा, टाइम है, डायरेक्टली डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो कहता है कि जो एमिसिव पावर होगी, एमिसिविटी, वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर भी T माइनस टी नॉट की पावर 4 हम लिख सकते हैं अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल केस होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर अलग अलग पाथ दिए हुए हैं। वर्क डन W1 W2 W3 अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड। तो पूछा है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो होता है पाथ इंडिपेंडेंट।
तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, वर्क डन सभी पाथ के लिए इक्वल होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 V नॉट। पहले मैं आपको बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए आप किसी इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया अगर हम, तो लेट इंसिडेंट एनर्जी है पार्टिकल की ई, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है फाई नॉट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इक्वल होगी वर्क फंक्शन प्लस Q इंटू, या फिर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी कह लेता हूँ पहले, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं ई इंसिडेंट इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो एक नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई ई इंसिडेंट एनर्जी जो है फोटॉन्स की, वो वर्क फंक्शन प्लस क्यू वी नॉट के इक्वल होगी। अब आपने पढ़ा होगा एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू फ्रिक्वेंसी भी होता है, एच सी अपॉन लैम्डा भी होता है। तो मैं एच सी अपॉन लैम्डा लेकर के चलूंगा यहाँ पर। फाई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब बोला गया है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 V नॉट है जब इंसिडेंट वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। तो और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट हो गया है तो इंसिडेंट वेवलेंथ हो गई है डबल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इंसिडेंट एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन में वेवलेंथ इक्वल टू फाई नॉट हो जाएगा। एक्चुअली फाई नॉट और जो वर्क फंक्शन होता है डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, इसको एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लेते हैं। बट यहाँ पर और दे रखा है ना ऑलरेडी, तो मैं इसको डिनोट करूंगा एच टी से, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। टी मतलब लैम्डा टी मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एच सी अपॉन में लैम्डा टी प्लस क्यू इंटू वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मेरी मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं दो अलग अलग केस में अप्लाई करूंगा। केस वन, तो केस वन में जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 V नॉट है। तो हमारे पास इक्वेशन होगी एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा टी हमें फाइंड करना है प्लस क्यू इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 V नॉट। ये हो गया केस वन। अब केस टू क्या है, तो केस टू में एच सी अपॉन इंसिडेंट वेवलेंथ है 2 लैम्डा नॉट, तो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी 2 लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, दोनों में सेम ही रहेगा लैम्डा टी, क्योंकि ये मेटल का वर्क फंक्शन है, मेटल की खुद की प्रॉपर्टी है। और Q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया है V नॉट। तो देखो इन दोनों ही इक्वेशन को हम यूज करेंगे लैम्डा टी फाइंड करने के लिए। मैं यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो लैम्डा नॉट और लैम्डा टी में रहेगी, और उसकी मदद से हम लैम्डा टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्यू वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी एच सी अपॉन में 2 लैम्डा नॉट माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा टी। इसी की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू वी नॉट की जगह पर। तो क्यू वी नॉट की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, हमें मिलेगा एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा टी प्लस 3। क्यू वी नॉट की वैल्यू कितनी है एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, यहाँ पर ट्वाइस आएगा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा टी। देखो हमें लैम्डा टी की वैल्यू निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा टी प्लस 3 एच सी अपॉन में 2 लैम्डा नॉट माइनस 3 एच सी अपॉन में लैम्डा टी। सबसे पहले एच सी हटा दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में लैम्डा टी प्लस 3 अपॉन में 2, 1 अपॉन में लैम्डा नॉट माइनस 3 अपॉन में लैम्डा टी। तो उसको जब हम लैम्डा टी के लिए सोल्व करेंगे हमें मिलेगा लैम्डा टी इक्वल टू 4 लैम्डा नॉट, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है डेंटिस्ट यूज ए स्फेरिकल मिरर टू व्यू द टूथ ऑफ पेशेंट। तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का।
और कब इस्तेमाल करते हैं, देखो कॉनकेव मिरर में केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकल लेंथ के बीच में हो, मान लो यहाँ पर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो डेंटिस्ट की यही कोशिश होती है कि जो टूथ है, टूथ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उसको पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा जाए। तो इमेज कैसी बनेगी, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो सीधी बनेगी। द रिक्वायर्ड इमेज इज टू बी अपराइट, वही अपराइट मतलब सीधी, एंड 5 टाइम्स द साइज ऑफ द टूथ। तो क्योंकि बड़ी करके देखनी है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 5 गुना होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, तो मैं फोकल लेंथ निकालने, वैसे मैं आपको बता दूं कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की, तो देखना नेगेटिव आंसर भी आएगा। ऑफ द मिरर टू बी यूज्ड इफ द टूथ इज व्यूड विद द मिरर 1.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ। ये जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जो कि हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो जो टूथ है वो उस जो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, उसकी 5 गुना इमेज हम बड़ी करके देख रहे हैं, तो फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। तो जब भी आपको v ना दिया हो, यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी है। फोकल लेंथ होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के लिए। तो मैंने v नहीं पता है, u तो पता है, तो फोकल लेंथ निकालना तो v पता करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u माइनस का इक्वल टू होता है hi/ho। तो यहाँ से मैं v या u की, मतलब अगर मुझे u तो पता ही है तो मैं v की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो माइनस v/u की वैल्यू कितनी, -1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब बस यहाँ पर पुट करना है फोकल लेंथ निकालने के लिए, 1/v की वैल्यू +5 प्लस u की वैल्यू कितनी -1, तो इसका मतलब 1/5 -1 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - 5/5, यानी कि -4/5। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -5/4, जिसका मतलब -1.25 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, 1.25। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पर सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 38, An arrow shot vertically upward loses its speed 60% in 3 सेकेंड। तो पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट है इसकी h max, इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया होगा, तो 3 सेकंड में इसकी स्पीड 60% लॉस हो गई है। तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। पहले कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा हो, इनमें हम इन इक्वेशन का यूज करते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होती है, तो एक्सेलरेशन -g के इक्वल लेते हैं हम यहाँ पर। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 60% रह गई है 3 सेकंड में। तो कंसेप्ट ये है कि जो फाइनल स्पीड है आफ्टर 3 सेकंड, फाइनल स्पीड v इक्वल होगी 60% तो लूज कर गई है, तो इनिशियल स्पीड में से 60% माइनस कर दो इनिशियल स्पीड का, यानी कि u का। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40/u अपॉन में 100। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल की, जैसे 0 से 0 गया तो हाफ कर दो तो 2/5 आ गया। तो आफ्टर 3 सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2/5 है u के। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, हमें टाइम पता होता हम v और u निकाल सकते हैं। तो v = कितना होता है u + at के। फाइनल वेलोसिटी मैं ये 3 सेकंड के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल की 2/5 टाइम्स, यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, बस ये फायदा होगा। u एक्सेलरेशन लेंगे g, अच्छा g की वैल्यू जैसे नहीं दे रखी होगी तो हमें 9.8 लेना होता है, बट क्योंकि इजीली सोल्व हो जाए राउंड ऑफ आंसर में निकाल दूंगा तो मैं 10 ले रहा हूँ इजीली सोल्यूशन के लिए। टाइम कितना 3। तो अगर आप इसको u के लिए सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा u की वैल्यू 50 मीटर/सेकंड। इसका मतलब इनिशियल स्पीड 50 मीटर/सेकंड रही होगी। आप 9.8 लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो राउंड ऑफ आएगा थोड़ा। अब इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई है, हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूं तो v² = u² + 2as होता है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी
एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल होगा एच, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट मतलब एच मैक्सिमम। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यू की वैल्यू तो पता है 50, तो 50 इंटू 50 लिख लेते हैं इसको, 2 अपॉन में जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से एच मैक्स अगर मैं निकालूं तो वो आएगा 125। तो जो हमारा नियर बाय आंसर है वो 122, सबसे नियर तो ये है 122। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तब आएगा जब आप 9.8 लोगे। सॉल्यूशन इजी करने के लिए मैंने 10 ले लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लो अगर कोई रेडिएशन आ रहा है n इक्वल टू 1 में, ये ग्राउंड लेवल है, n इक्वल टू 1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमन। ठीक है, मतलब फाइनली अगर वो 1 में आ रहा है तो उसको लाइमन बोलेंगे। अगर मान लो वो n इक्वल टू 2 में आकर के जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं बाल्मर। ऐसे ही अगर फाइनल n इक्वल टू 3 है, लाइमन बाल्मर के बाद पास्चन आता है, एंड फाइनल 4 है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, और एंड फाइनल अगर 5 पर आ रहा है तो उसको फंड बोलेंगे, फंड सीरीज। फिलहाल हमें एसीडी के बारे में बताने की है कौन सा। तो देखो, अगर n इक्वल टू 5 के बाद आप बहुत हाई पे जाते रहोगे तो ये एक कंटिन्यूस बैंड आ जाता है। यहाँ पर तो एनर्जी बैंड काफी ज्यादा है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी डिफरेंस ये कम हो जाता है लेवल के बीच में, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंस कम होता जाएगा। अब ए की बात करें तो ए इन्फिनिटी से, मुझे नहीं पता ये कितना है, तो इन्फिनिटी से ही 1 पर आ रहा है, तो ये बात तो श्योर है। ये फाइनल इसका कितना है 1, तो ये तो लाइमन वाला होगा। ठीक है, फिर सी के बारे में, सी किस पे आ रहा है 3 पर। अगर वो सी 3 पर आ रहा है तो 3 वाला मैंने आपको बताया था पार्शियन होता है। ठीक है, यहाँ पर ए वाला क्या होगा, लाइमन होगा। और फिर डी का 2 पर आ रहा है ये, तो 2 मतलब क्या, बाल्मर, तो डी होगा बाल्मर। बस अब आप ऑप्शन में ये देखो, लाइमन पार्शियन ब्रैकेट, सॉरी लाइमन पार्शियन और बाल्मर। फर्स्ट में लाइमन, देखो मेंबर कौन सा वो बाद में देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ गलत ऑप्शन कैसे हटा रहे हैं। लाइमन है, फिर दूसरा वाला बाल्मर है, बाल्मर मतलब सी वाला, तो बाल्मर तो नहीं है, इसको हटा देते हैं, बी पे चलते हैं। लाइमन, ए लाइमन है, सेकंड वाला फिर मतलब उसके बाद पार्शियन, ब्रे पार्शियन है, फिर डी वाला बाल्मर, तो ये हो सकता है ऑप्शन, इस पर बाद में आएंगे। फिर लाइमन बाल्मर नहीं है सी वाला, इसको हटाओ। लाइमन उसके बाद बाल्मर नहीं है सी वाला, तो हमारे पास ए सी और डी तो कैंसिल हो गया, एक ही बचा है। अब इसको लिमिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि n इक्वल टू इन्फिनिटी से आ रहा है फाइनली 1 पर, तो इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, तो लाइमन की सीरीज लिमिट है। इसको सेकंड मेंबर ऑफ पार्शियन सीरीज क्यों बोल रहे हैं, तो आप देखो ये आ कहाँ से रहा है, सी वाला ये आ रहा है 3 पर, और आ कहाँ से रहा है उसके, मतलब इसको तो छोड़ो 1 और 2, तो इसको बोल रहे हैं सेकंड, क्योंकि 2 लेवल के बाद से आ रहा है, तो सेकंड मेंबर हो गया। ऐसे बाल्मर में देखो डी वाले में, ये भी इसको छोड़ के 1 2, तो ये सेकंड सीरीज से आ रहा है, तो इसलिए बोल देंगे सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 40 लास्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल, तो यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट होगा। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब अगर हम कोई वेट इस पर टांग रहे हैं तो वायर का टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, इस वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यंग्स मॉडुलस तो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन पर। अब जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस एक तरह से मैं इसको अगर स्ट्रेन लिखूं तो 1 अपॉन डेल्टा एल आएगा। या देखो यहीं से देखो तो स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, उसमें कोई चेंज आ नहीं रहा है, और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आएगी ऊपर। तो यंग्स मॉडुलस इनवर्सली चेंज इन लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। चेंज इन लेंथ होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पर एक्चुअली। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब बोला क्या है, द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल, यानी कि इसको अगर आप डबल करोगे तो यंग्स मॉडुलस हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। अब इसमें हाफ तो नहीं दे रखा, डबल दे रखा है, 4 टाइम्स दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, रिमेन सेम दे रखा है, तो रिमेन सेम नहीं होगा, 4 और ज्यादा तो होगा नहीं, डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज कितना होगा मैंने आपको बता दिया, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीजेस।